राधे राधे। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे संतुलित आहार की संतुलित आहार की उपयोगिता हमारे शरीर में क्यों होती है। भोजन का मुख्य कार्य जो होता है वह शरीर को जीवन प्रदान करना, शरीर को शक्ति एवं गर्मी देना और शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना, शरीर के निर्माण व वृद्धि में सहायता करना, कार्य करने की शक्ति प्रदान करना, शरीर की रोगों से रक्षा करना। 6 कार्य ये हैं और 6 तत्व हैं हमारे भोजन के, जिनको हम कई बार आप लोगों को बता चुके हैं। ये है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण और विटामिन्स तथा जल। तो प्रोटीन का क्या कार्य है? निर्माण कार्य करता है ये शरीर में और शरीर की वृद्धि करता है। तो कोशिकाओं का निर्माण करना और ऊतकों का निर्माण करना और उनकी वृद्धि करना। छोटे बच्चों को ये बहुत ज़रूरी होता है। जिन बच्चों की वृद्धि होती रहती है उनके लिए प्रोटीन बहुत ही आवश्यक तत्व है। कार्बोहाइड्रेट और वसा ये दोनों ऊर्जा देने का कार्य करते हैं और खनिज लवण और विटामिन्स ये सुरक्षात्मक तत्व हैं जो हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। और जल तो जो है जानते ही हैं इसकी उपयोगिता, जल के बिना तो जीवन संभव है ही नहीं है। तो इन भोज्य पदार्थों में इन तत्वों की मात्रा अलग अलग होती है और भोजन के इन तत्वों में कुछ तत्व हमें ऊर्जा देते हैं, कुछ ये बता चुके हैं आप लोग को। फिर संतुलित आहार का अर्थ सरसरी निगाह से देख लीजिए, पूछ सकता है। विभिन्न भोज्य पदार्थों से बना वह आहार जो हमारे शरीर को सभी पौष्टिक तत्व हमारी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार उचित मात्रा में प्रदान करता है, संतुलित आहार कहलाता है। यह जो है इसको कई चीज़ें प्रभावित करती हैं। अभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि किन चीज़ों से ये प्रभावित होता है। भारत सरकार की कृषि अनुसंधान शाखा राष्ट्रीय परिषद के अनुसार संतुलित आहार वह आहार है जो मात्रा एवं गुण से संतुलित हो तथा शरीर की वृद्धि, विकास, कार्य और स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को उचित मात्रा में सम्मिलित करता हो। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि संतुलित आहार हमारे शरीर में निम्न कार्यों को करता है: ऊर्जा देने का कार्य, शरीर का उचित निर्माण करना, शरीर की सुरक्षा करना तथा शारीरिक क्रियाओं का नियमन करना। संतुलित आहार से शरीर में कुछ मात्रा में पोषक तत्व संचित हो जाते हैं ताकि बीमारी के समय या व्रत के समय इनका उपयोग हो सके। अतः हमारे आहार में ऐसे खाद्य पदार्थ सम्मिलित होना चाहिए जिनसे हमारा शरीर उपर्युक्त कार्यों को भली भांति कर सके। इन कार्यों के आधार पर खाद्य पदार्थों को निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए कि संतुलित आहार में जो भी ये 6 तत्व हैं, इनका जो कार्य है वही लेना है। जैसे प्रोटीन का कार्य है वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ करना और कोशिकाओं की मरम्मत और कोशिकाओं का निर्माण। तो उनसे अगर क्योंकि प्रोटीन भी जो है कार्बोहाइड्रेट के बराबर ही देता है कैलोरी, तो हमें जो है उससे कैलोरी नहीं लेनी है, क्योंकि अगर हम प्रोटीन से कैलोरी लेने लगेंगे तो उसका कार्य बाधित हो जाएगा। जो मुख्य कार्य है उसका, कोशिकाओं का निर्माण, मरम्मत और शरीर की वृद्धि, यह कार्य बाधित हो जाएगा। इसलिए हमको वसा और कार्बोहाइड्रेट जो ऊर्जा उत्पादक तत्व हैं उन्हीं से ऊर्जा का कार्य लेना है। तो इस तरह से हम अपने शरीर में बैलेंस बनाएं पौष्टिक तत्वों का कि इनका जो कार्य है ये अपना कार्य भली भांति कर सकें। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ हमने बताया आपको, कार्बोज तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थ 2 हैं और इनसे 1 ग्राम प्रोटीन से, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी प्राप्त होती है, अलग अलग आप जो है इसको बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ऊर्जा प्रदान करने वाले जो पदार्थ हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट हैं, तो ये किससे प्राप्त होता है? गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा इसके अच्छे स्रोत हैं। और थायमिन, नायसिन तथा लौह तत्व आदि भी इन्हीं खाद्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं। और जड़ वाली सब्जियां हैं जैसे आलू, चुकंदर, अरबी, इनसे प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट। वसा और तेल, मूंगफली का तेल, वनस्पति घी, मक्खन, इनसे प्राप्त होता है और इन्हीं से विटामिन ए, डी व के भी पाए जाते हैं। गन्ना, गुड़, शहद व मीठे फल से भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है और गुड़ में लौह तत्व का अच्छा स्रोत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। गुड़ लौह तत्व का अच्छा स्रोत है, ये इतना पूरा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। फिर है शारीरिक वृद्धि में सहायक खाद्य पदार्थ। ये हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं। जैसे प्रोटीन भी 2 तरह का होता है, वनस्पतिजन्य प्रोटीन और पशुजन्य प्रोटीन।
वनस्पतिजन्य प्रोटीन सोयाबीन, काजू, मूंगफली, गेहूँ, हरी सब्जियों में पाया जाता है और ये देर से पचता है। मतलब वनस्पति जगत से जो प्रोटीन मिलता है वो देर से पचता है। जैसे चना, मटर और मूंगफली ये आप खा लीजिए, या अरहर की दाल खा लीजिए 1 कटोरी, तो देर से पचता है और गैस भी बनाता है। पशु प्रदत्त प्रोटीन दूध एवं दूध से निर्मित अन्य भोज्य पदार्थों जैसे पनीर, दही, खोया, मांस, अंडे आदि का प्रोटीन पशु प्रदत्त प्रोटीन है। ये प्रोटीन वनस्पति जन्य प्रोटीन से श्रेष्ठ है। अंडे में प्रोटीन एल्ब्यूमिन के रूप में, मांस का प्रोटीन मायोसिन के रूप में और दूध का प्रोटीन केसिन के रूप में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइन आप जो है अंडरलाइन कर लीजिए। अंडे का प्रोटीन एल्ब्यूमिन के रूप में, मांस का प्रोटीन मायोसिन के रूप में और दूध का प्रोटीन केसिन के रूप में होता है। बहुत बार आया है ये क्वेश्चन, इसको आज अंडरलाइन कर लीजिए या नोट कर लीजिए कहीं। फिर है शारीरिक बचाव का कार्य करने वाले खाद्य पदार्थ। भोजन से हमें अनेक पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। कुछ पोषक तत्व हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। अपने दैनिक आहार में इनको ज़रूर सम्मिलित करना चाहिए, जिनमें प्रमुख हैं हरी पत्तेदार सब्जियां, पीले तथा लाल फल और सब्जियां, विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ। हरी पत्तेदार सब्जियों में मटर, सेम, पालक, मेथी, सरसों का साग। पीले तथा लाल फलों और सब्जियों में आम, पपीता, गाजर, चुकंदर आदि। विटामिन सी युक्त पदार्थ जैसे नारंगी, अंगूर, संतरा, नींबू, अमरूद, मौसम्मी, आंवला आदि आते हैं। स्वस्थ जीवन के लिए संतुलित आहार आवश्यक है, ये बताने की चीज़ नहीं है। संतुलित आहार की तालिका बनाते समय निम्न ध्यान। एक दिन की संपूर्ण तालिका को एक इकाई के रूप में बनाना चाहिए। आप लोग बीए में पढ़ चुकी हैं। मतलब बार बार मार्केट जाना और बार बार जो है मेनू प्लान करना और फिर बनाना उसको, ये बहुत ज़्यादा थकावट वाला काम है और बहुत ही टाइम टेकिंग है। इसलिए जो है पूरे दिन को एक इकाई मान करके सुबह नाश्ता से ले करके शाम के रात के भोजन तक की व्यवस्था एक बार में कर लेनी चाहिए। तालिका बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि सभी पोषक तत्वों का पर्याप्त रूप में सम्मिश्रण हो। सुबह के भोजन में यदि प्रोटीन का या अन्य किसी पोषक तत्व की मात्रा कम हो तो रात्रि के भोजन में उसकी पूर्ति होनी चाहिए। मतलब जो नाश्ता है, नाश्ता और भोजन, उसका पूरा जो है कैलकुलेशन कर लेना चाहिए कितनी कैलोरी मिलेगी हमें और किस चीज़ की अधिकता हो रही है, पोषक तत्व की कौन सी कमी हो रही है, उसको हमको चारों में करके किसी न किसी में पूरा कर लेना है। आहार तालिका में सलाद, दही आदि अवश्य होना चाहिए। देर से पचने वाले भोज्य पदार्थों को बहुत ही कम प्रयोग में लाना चाहिए, जैसे उड़द की दाल, अरबी आदि। छठा है बड़ों, बूढ़ों, बच्चों, रोगी व गर्भवती स्त्री के भोजन में उनके शारीरिक व मानसिक कार्य के अनुसार ये भोजन संतुलित आहार होना चाहिए। यदि एक समय गरिष्ठ भोजन किया जाए तो दूसरे समय हल्का भोजन करना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे दोपहर में के भोजन में काबुली चने व पूड़ी का सेवन किया गया हो तो रात्रि में लौकी, परवल आदि के साथ पतली रोटी, जिसको फुल्का कहते हैं, या खिचड़ी इत्यादि खानी चाहिए। वसा आदि चिकनाई युक्त पदार्थों का सेवन अधिक नहीं करना चाहिए। आप लोग ये सब जानती हैं, बड़े बच्चे हैं और कक्षा 6 की बुक है ये, इसीलिए हम बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, फास्ट कि पूरा भी तो करना है ना बुक। इसके बाद हमको 7th की पढ़ानी है बुक। प्रतिदिन दूध का सेवन अवश्य करना चाहिए क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है और हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। इसलिए दूध तो हर व्यक्ति को चाहे 1 कप ही लेना चाहिए। इसको संपूर्ण आहार कहा गया है दूध को। तो जो भी विटामिन वगैरह कम रहती हैं इससे पूरा हो जाता है। एक ही भोज्य पदार्थ का सेवन सुबह शाम दोनों समय नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि कुछ विटामिन्स जो है अधिक हो जाते हैं हमारे शरीर में, कुछ कम हो जाते हैं, इसलिए बैलेंस बना कर चलना चाहिए। भोजन में चावल और आलू का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए, इनसे गैस अधिक बनती है। सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम का नाश्ता व रात का भोजन पाचन की दृष्टि को ध्यान में रखकर उचित अनुपात में होना चाहिए। लार ग्रंथियों से लार अधिक निकले, इसके लिए भोजन रुचिकर व सुगंधित होना चाहिए। भोजन हमेशा गर्म और ताज़ा होना चाहिए। बहुत अधिक मीठी वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। रेशे युक्त छिलके वाले खाद्य पदार्थों का समावेश होना चाहिए। छिलके वाले भोज्य पदार्थों का इसलिए समावेश होना चाहिए जिससे कि रेशा हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में रहे और हमारी पाचन क्रिया सुचारू रूप से चल सके, पेट साफ हो। जिस विटामिन को पकाने से उनके पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाने का भय हो, उन्हें कच्चा ही खाना चाहिए।
विटामिन सी है, विटामिन बी है जो पकाने से नष्ट हो जाता है, तो इनको कच्चा ही खाने का प्रयास करना चाहिए। पाचन क्रिया सुचारू रूप से क्रियाशील रहे, इसके लिए भोजन के बाद नींबू का पानी पीना चाहिए। गर्मियों में शीतल फलों के रसों और गर्मियों में गर्म पेय पदार्थों का सेवन करना चाहिए। आहार तालिका बनाते समय भोजन के विभिन्न रंगों को भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे अरहर की दाल के साथ आलू न बनाकर हरे पत्ते वाली सब्जी बनाएं, जिससे भोजन में रंग की विभिन्नता होने से आकर्षक लगे और भूख अधिक लगे। मसालों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। संतुलित आहार में विभिन्नता। कैलोरी क्या है जानती होंगी आप लोग। ऊर्जा को मापने की इकाई है। 1 ग्राम वसा से नहीं बताएंगे, इसको आप लोग को बताना है। आयु। संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक ये है। फर्स्ट है आयु, मतलब विभिन्न आयु के लिए विभिन्न प्रकार का संतुलित आहार होना चाहिए। जो चीज़ बच्चे के लिए संतुलित आहार है वही वृद्ध के लिए अलग हो जाएगा, संतुलित आहार नहीं रह जाएगा। इसलिए सबकी अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं बॉडी की, उसी के अनुसार जो है प्लान करना चाहिए। किसी को कम पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और किसी को ज़्यादा। किसी की पाचन शक्ति कमज़ोर होती है, किसी की अच्छी होती है, तो उसी हिसाब से भोजन दिया जाना चाहिए। दूसरा है लिंग प्रभावित करता है संतुलित आहार को। स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा कम भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि स्त्रियों का आकार, भार, क्रियाशीलता पुरुषों की अपेक्षा कम होती है और पुरुषों को अधिक आवश्यकता होती है। और कैल्शियम और आयरन स्त्रियों को अधिक चाहिए, पुरुषों को कम चाहिए। हालांकि एक सर्वे के द्वारा ये सामने आया है कि पुरुष के आकार और शरीर का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण उनको भी कैल्शियम और आयरन की उतनी ही आवश्यकता होती है जितना स्त्रियों को, या थोड़ा सा ज़्यादा ही चाहिए उनको। तो ये तो अब मिथ्या साबित हो गया है कि स्त्रियों को अधिक चाहिए। स्वास्थ्य तीसरा है। समान आयु के लोगों में स्वास्थ्य भिन्नता के कारण उनके संतुलित आहार में अंतर होता है। जैसे कुछ लोग बीमार हैं तो उनको उनके हिसाब से जिस पौष्टिक तत्व की आवश्यकता होगी दिया जाएगा, या किसी को वसा का सेवन करने से पाचन में परेशानी होती है, जैसे वृद्ध लोग हैं तो उनको पाचक रस ठीक प्रकार से नहीं बनते हैं। इससे भोजन की मात्रा भी अन्य लोगों से कम हो जाती है, क्योंकि यह भोजन को पूर्ण रूप से पचाने में असमर्थ होते हैं। उनके दांत भी नहीं होते हैं, कमज़ोर होते हैं, तो ठीक से चबा भी नहीं पाते हैं। इस वजह से भी पाचन क्रिया प्रभावित होती है। फिर अगला है मौसम तथा जलवायु। भोज्य तत्वों की मात्रा उस स्थान के मौसम से भी प्रभावित होती है। सर्दियों में भोजन में वसा की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि शरीर को गर्म रखने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो अधिक भोजन की भी आवश्यकता होती है। और अगला है श्रम। जो व्यक्ति जितना श्रम करता है उतना ही उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिक श्रम करने वाले व्यक्ति को भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक लेनी चाहिए। व्यवसाय। व्यक्ति के व्यवसाय पर भी भोज्य तत्वों की मात्रा निर्भर करती है। यदि डॉक्टर है, अध्यापक है, व्यवसाय में कार्यरत है, तो उसके भोजन में प्रोटीन की मात्रा अधिक होगी, क्योंकि उसे मानसिक कार्य अधिक करना है। किंतु जो लोग खेत में कार्य करते हैं या रिक्शा चलाते हैं, उन्हें अपेक्षाकृत अधिक भोजन की आवश्यकता होती है और कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। उनको वसा भी पचा सकते हैं वो, क्योंकि वो श्रम ज़्यादा करते हैं। विशेष परिस्थितियों में जैसे गर्भावस्था है, दुग्धपान की अवस्था है, इसमें स्त्रियों को अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार गर्भपात, ऑपरेशन आदि स्थितियों में भोजन के प्रकार तथा मात्रा में भिन्नता होती है। शारीरिक बनावट। रोग तथा किसी पोषक तत्व की कमी। किसी को अगर कोई रोग है, जैसे किसी व्यक्ति को रतौंधी है, तो उसको विटामिन ए की मात्रा वाला अधिक भोजन दिया जाएगा। किसी को प्रोटीन की कमी है तो प्रोटीन वाला भोजन दिया जाएगा। शारीरिक बनावट। समान आयु, लिंग व समान कार्य में लगे होने के बावजूद शारीरिक बनावट में भिन्नता होने के कारण भी व्यक्ति के आहार में अंतर आ जाता है। लंबे, मोटे व अधिक भार वाले व्यक्तियों को नाटे, पतले व कम भार वाले व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। संतुलित आहार की विशेषताएं ये खास नहीं है। संतुलित आहार, ये टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ये है। इसको आप लोग कहीं नोट कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। इसमें से क्वेश्चन हर साल एक क्वेश्चन तो श्योर है आपको मिलेगा पेपर में। शिशु 1 वर्ष का होगा तो उसे 80 से 1000 कैलोरी चाहिए। बच्चे हैं 1 से 3 वर्ष को 1000 से 1200 कैलोरी। 4 से 6 वर्ष 12 से 1500 कैलोरी।
7 से 12 वर्ष 15 से 21 वर्ष कैलोरी 2100 कैलोरी चाहिए। और 13 से 15 वर्ष के बच्चे हैं तो 1500 कैलोरी, और 16 से 18 वर्ष का किशोर है तो 2300 कैलोरी। इसी तरह से कार्य के हिसाब से अगर देखा जाए पुरुष को, तो सामान्य कार्य वाले को 2500 कैलोरी, और मध्यम कार्य वाले को 2800 कैलोरी, कठोर कार्य वाले को 4000 कैलोरी, अत्यधिक कठोर कार्य वाले को 6000 कैलोरी। महिला को साधारण श्रम 2000, मध्यम श्रम 3000, भारी श्रम 3200, गर्भवती 3200 और दूध पिलाने वाली माता 3800। ये हो गया। ये टेबल ज़रूर आप लोग बना के अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसमें से एक क्वेश्चन हर साल या जब भी कोई पेपर आता है, साइंस का भी या होम साइंस का भी, उसमें पूछा जाता है। आज की वीडियो में यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे।